तो कल हम लोगों ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो इसमें हम लोग आज आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली कल हम लोगों ने सेल के बारे में डिस्कस किया था, जिसकी एग्जांपल मैंने ब्रिक से दी थी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंस है, सेल में और ब्रिक में? ब्रिक में स्ट्रक्चर है, उसकी एक शक्ल है ना। मिट्टी को जमा दिया जाए तो इस तरह ब्रिक बनेगा, बीच में इस तरह का एक लोगो। ठीक है। मगर इसकी फंक्शन नहीं रहता। क्या नहीं रहता? ये काम नहीं कर सकता, अपने से कुछ सोच नहीं सकता, ना तो सोच सकता है थिंकिंग, ना कुछ भी। वो चल सकता है, फिर सकता है, फिजिकल या मेंटल कोई भी काम नहीं कर सकता। ठीक है। लेकिन सेल के अंदर स्ट्रक्चर भी है और फंक्शन भी है। ठीक है। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन रहने की वजह से इसमें और इसमें एकदम बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। तो सेल इज, इसका डेफिनेशन क्या हुआ? स्मॉलेस्ट यूनिट स्मॉलेस्ट यूनिट्स विच हैव फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल कैपेसिटी। और ऐसा भी बोल सकते हैं ये फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी। ओके, ऐसा भी बोल सकते हैं हम, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी ऐसा भी बोल सकते हैं, यानी जिस्म का एक ऐसा हिस्सा जिसके अंदर शक्ल भी है और काम करने की सलाहियत भी है, सोचने की सलाहियत भी है, और अपना फंक्शन जो है करके दूसरों को हेल्प करने की सलाहियत भी है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों भी रहते हैं, मगर ब्रिक में स्ट्रक्चर तो है। ये भी स्ट्रक्चर हम अपने हाथों से बनाते हैं। ठीक है। अगर देखा जाए तो ब्रिक जो है एक जर्रे से बनता है। जर्रा मतलब एक मिट्टी का टुकड़ा, एक मिट्टी का दाना ले लो आप, या फिर एक रेत का दाना। तो अगर देखा जाए तो ब्रिक भी सेल नहीं है। सेल क्या है? ये है जो एक रेती है ना, वो क्या है? सेल है। ठीक है। तो इसके अंदर ये रेती के ढेर को जमा करेंगे, स्ट्रक्चर देंगे तो एक ब्रिक बनेगा। तो सेल, सेल के अंदर स्ट्रक्चर भी है और फंक्शन भी है। को से बॉडी के अंदर। ठीक है। बॉडी के अंदर का जो सबसे छोटा यूनिट है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, वो है सेल। ठीक है। तो ये डेफिनेशन हमें याद रखना जरूरी है पूरे बॉडी को समझने के लिए। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बेसिक में हम लोग अब क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी मैंने बताया था कि बॉडी को कंट्रोल करने के लिए दो सिस्टम्स काम करते हैं। मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में है, जो मतलब मेरी बॉडी जो कंट्रोल में है वो दो चीजों से। एक है ब्रेन से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है। ये दोनों बॉडी को कंट्रोल करते हैं फिजिकली, मेंटली। सीएनएस कंट्रोल करता है, और एंडोक्राइन जो है एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है। इसमें कम्युनिकेशन होता है। तो एंडोक्राइन किस जरिए से कम्युनिकेट करता है? वो है केमिकल्स। केमिकल्स के जरिए से एक ऑर्गन। अब देखिए आप, हम खाना मुंह में रखने के बाद टंग को पता चल गया कि भाई मुंह में क्या आ गया, खाना आ गया, तो अब उसका काम क्या है? उसको दांतों तक पहुंचाना है। देख कम्युनिकेशन किस तरह हो रही है कि दांतों तक उसको पहुंचाया जा रहा है। ठीक है। दांतों तक पहुंचाने के बाद दांत उसको क्या करेंगे? चबाएंगे। द कम्युनिकेशन, सेकेंड कम्युनिकेशन। थर्ड कम्युनिकेशन थ्रोट के पास। अब थ्रोट उसको क्या करेगा? स्वेलो करेगा, उसको निगलेगा। ठीक है। ये कम्युनिकेशन। फिर थर्ड, फोर्थ, जब वो स्टमक में आएगा, स्टमक उसको डाइजेस्ट करेगा। ठीक है। एक के बाद एक के बाद एक कम्युनिकेशन चल रही है। तो ये कम्युनिकेशन आपको ब्रेन से भी मिलेगी और एंडोक्राइन
ऑर्गन से भी मिलेगी। एंडोक्राइन ऑर्गन्स क्या है जब हम जब डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमें जहन में ये रखना है कि हमारे बॉडी को जो कंट्रोल करते हैं दो सिस्टम्स है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। सीएनएस जो है रगों के जरिए से एक दूसरे से कम्युनिकेशन चलता है, और एंडोक्राइन अपने केमिकल सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे आम भाषा में, हार्मोन्स, या फिर आम भाषा केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, तो ये बात अगर याद रहेगी तो ये चैप्टर हमें इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे क्या क्या है, ऐसे कौन सी चीजें हैं जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं अंदर, ऑर्गन से अंदर क्या क्या केमिकल चेंजेस होते हैं, ऑर्गन्स के अंदर क्या चीजें हैं, डिस्कस करेंगे हम लोग। This is the study that describes chemical compounds containing carbon, hydrogen, and oxygen. Organic compounds are found in all living cells. तो मेरे हाल यहाँ पे जो बताया जा रहा है और मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, वो वो चीज को समझने के लिए इस चीज का समझना जरूरी है। ठीक है, वो ये फर्स्ट स्टेप है, वो लास्ट स्टेप है, जब हम आगे डिटेल पढ़ेंगे जब उसमें और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, यहाँ पे ये समझना है कि हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल कंपाउंड्स है, ठीक है, केमिकल चीजें हैं, वो क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम एक्सहेल करते हैं, जिस्म से निकालते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और ऑक्सीजन है। ये सब चीजें क्या है, हर लिविंग सेल में होती है। लिविंग सेल का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर भी और फंक्शन भी है। नॉन लिविंग सेल में सिर्फ स्ट्रक्चर है, फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कार्बन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन, तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स, इसको सिंपल शुगर्स भी हम कह सकते हैं। लिपिड्स फैट है, न्यूक्लिक एसिड ये भी एक ही तरह का फैट है। प्रोटीन्स जो हम प्रोटीन्स लेते हैं, जैसा कि डेट्स में प्रोटीन है, ठीक है, खजूर में है, बादाम में है, ठीक है, नॉन वेज में प्रोटीन है, तो ये सब चीजें प्रोटीन्स है। ठीक है, तो अब इसमें प्रोटीन्स में थोड़ा प्रोटीन के बारे में यहाँ दिया गया। ऑर्गेनिक प्रोटीन्स जो हमारे बॉडी में हमारे ऑर्गन से प्राप्त होता है, मिलता है। ठीक है, एंकरिंग प्रोटीन्स, रिकॉग्नाइजेशन प्रोटीन्स, एंजाइम्स, receptor proteins and carrier proteins and channels। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हर चीज डिटेल में दी गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना सब्जेक्ट। तो बेसिकली हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। ये बस ऑर्गन, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, या फिर बाहर से भी हम लेने के बाद वो बॉडी में रहते हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनिक प्रोटीन, प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे मोस्टली। ऑर्गेनिक प्रोटीन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, ये ऑर्गेनिक ओनली प्रोटीन। ठीक है, एंकरिंग प्रोटीन, membrane proteins called anchoring proteins attach the cell membrane to other structures and stabilizing its position inside the cell. A network of supporting filaments like cytoplasm is the cytoskeleton outside the cell. Other membrane proteins may be attached the cell to extracellular proteins, fibers or to other another cell. तो देखिए सेल के बारे में बताया गया। देखिए सेल का जो मेम्ब्रेन है, ये कवरिंग जो है, इसको हम कहेंगे एंकरिंग। ये जो बना हुआ है ये एंकरिंग प्रोटीन्स है। यानी ये दूसरा सेल एक सेल से कम्युनिकेट करना हो, या बाहर से कोई आना चाहता हो, या अंदर से कोई बाहर जाना चाहता हो, ये एंकर का काम करता है, एंकर का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिकॉग्नाइजेशन प्रोटीन। अब आपकी बॉडी को पता तो चले कि ये मेरे बॉडी का सब्सटेंस है, उसको हार्म ना पहुंचाए, उसको नुकसान ना पहुंचाए, तो उसके लिए कुछ प्रोटीन्स हैं, वो क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं उसको, जानकारी देते हैं कि ये हमारा ही आदमी है, इसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो ये एंकरिंग प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन हो गया।
और रिकॉग्नाइजेशन प्रोटीन जो है आपको बाहर देखने को मिलते हैं, जैसा कि ग्लाइकोप्रोटीन्स, इसके बारे में हम लोग जब एडवांस में जब डिस्कस करेंगे। एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल से समझाऊंगा। एंजाइम्स इन सेल मेम्ब्रेन में भी integral or peripheral proteins. In enzymatic reaction, the molecules at the beginning of the process are called substrate, and the enzymes convert them to different molecules called the products. Almost all process in biological cells needs in enzymes in order to occur at significant rate. Enzymes are extremely selective for their substance and speed up only a few reactions from among many possibilities. In set of enzymes present in a cell which determine which metabolic pathway occurred in that cell. These enzymes catalyze reactions in the extracellular fluid or in the cytosol, depending on the location of the protein and its active site. For example, dipeptides are broken down into amino acids by enzymes on the exposed membrane of cell that line the intestinal tracts. है इतना सब डिटेल जरूरत नहीं, मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊंगा। एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स ऐसे सब्सटेंस है, ऐसे प्रोटीन्स है जो कुछ आपने खाया, अब सेल का काम है उसको कन्वर्ट करना है, उसको आपको यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, यूटिलाइज करने के लिए एंजाइम्स की मदद जरूरत है, एंजाइम की हेल्प वहां पे जरूरत पड़ती है, बगैर एंजाइम के वो चीज कन्वर्ट नहीं हो पाती, तो इसीलिए एंजाइम्स की जरूरत है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर अब ये सेल है, इसको ए सब्सटेंस लेना है, लेके उसको बी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ए सब्सटेंस लेना है, बी में कन्वर्ट करना है सेल को, तो अब वो क्या करेगा? एंजाइम्स की हेल्प लेगा। एंजाइम्स क्या करेंगे उसके लिए? ये काम करके देंगे या फिर ये काम की शुरुआत करेंगे, हेल्प करेंगे। तो हर सेल्स के एंजाइम्स सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं, बस इतना याद रखिए। तो एंकरिंग प्रोटीन क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है, आने जाने के लिए, किसको आना है किसको जाना है, ये एंकरिंग प्रोटीन का काम है। रिकॉग्नाइजेशन, उन आने जाने वालों में अपना कौन है गैर कौन है ये मालूम करने के लिए एंकरिंग प्रोटीन। एंजाइम्स का काम है आने के बाद उसको कन्वर्ट करना है, अगर सेल उसको ऑर्डर दे तो उसको कन्वर्ट करना है। नहीं, नेक्स्ट है रिसेप्टार प्रोटीन्स। अब रिसेप्टार प्रोटीन्स क्या है? अब देखिए हमारा जो सेल है, ये सेल है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है। अब कोई चीज खास आना है, जैसा कि आप देखिए हमारे घर में कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो सबके लिए खुले रहते हैं, कोई भी आ सकता कोई भी जा सकता, लेकिन कुछ खास दरवाजा होता है जो सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन ही आ सकते हैं। अब वो आ सकते हैं या मेहमान आ सकते हैं या फिर कोई भी। तो इसी तरह हमारे सेल मेम्ब्रेन में भी एक खास दरवाजा होता है जिसको हम कहते हैं रेसेप्टर। वहां से खास चीजें ही आएंगे खास वक्त में, ठीक है, खास चीजें ही आएंगे खास वक्त में। जैसा कि हमारे पास इंसुलिन है। इंसुलिन क्या है? ये एक प्रोटीन है या मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये क्या करेगा? ये रिसेप्टर को ओपन करेगा, यहाँ पे शुगर से अगर सेल के अंदर जाना है तो यहाँ पे इंसुलिन आगे अटैच होगा तो ही ये दरवाजा खुलेगा, वरना शुगर अंदर नहीं जाएगा, ब्लड में ही रहेगा। समझ में आया? तो शुगर में क्या होता है, डायबिटिक में ये इंसुलिन की कमी हो जाती, या इंसुलिन तो रहता है लेकिन ये यहाँ पे जाके फिट नहीं होता, यहाँ पे जाके फिट नहीं होता, जिसकी वजह से दरवाजा नहीं खुलता है, इन रिसेप्टर ओपन नहीं होता, जिसकी वजह से शुगर जो है ब्लड में ही रहता है। ब्लड में ही रहने की वजह से ब्लड में शुगर ज्यादा बताता है। ठीक है, तो ये चीज होती है डायबिटिक मेलिटस में। डायबिटिक मेलिटस ये शुगर की प्रॉब्लम के बीमारी को कहते हैं। ठीक है, तो रिसेप्टर प्रोटीन समझ में आ गया बात। कैरियर प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन मतलब यहाँ से चीजों को वहां पे लेके जाना है, वहां से चीजों को यहाँ पे लाना है। ठीक है, ये काम कैरियर प्रोटीन का है। ठीक, चैनल्स, अब चैनल्स है कुछ, जैसा कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेने के बाद सेल तक पहुंचना है वो, ठीक है, सेल तक उसको पहुंचना है।
सेल तक उसको पहुंचना है। सेल तक पहुंचने के लिए उसके लिए चैनल्स है, ऑक्सीजन इसमें से जाएगा, ये इसमें जाएगा, उसके लिए रास्ते हैं। ठीक है। लेकिन उसको रिकावट कुछ भी नहीं है, अगर ऑक्सीजन बाहर ज्यादा है अंदर कम है तो सीधे ऑक्सीजन अंदर चले जाएगा इजीली। हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। आप बॉल बॉल लीजिए, ऊपर से छोड़िए, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे होगा, इस वजह से बॉल गिर जाएगा। ठीक है। और आप देखिए कोई भी वजन चीज छोड़ने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होती। जैसा कि अब ये नल है, टैप है, टैप आपने ओपन किया, ऊपर पानी ज्यादा है, बकेट में पानी बिल्कुल नहीं है, तो ऊपर से पानी टैप के जरिए से बकेट में इजीली, बगैर किसी हेल्प के पानी आ जाएगा। क्योंकि पानी ऊपर ज्यादा है, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन, नीचे कम है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये ऑक्सीजन भी इसी तरह बाहर ज्यादा है, सेल के अंदर कम है, तो इजीली ये चैनल्स के जरिए से सेल के अंदर वो आ जाता है। तो इस वजह से उसको हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन ऑफ चैनल्स। यहाँ तक समझ में आ गया बात? तो ये सब चीजें सेल को हेल्प करने के लिए है। ये एंकरिंग प्रोटीन्स है, रिकॉग्नाइजेशन प्रोटीन्स है, एंजाइम्स है, रेसेप्टर प्रोटीन्स है, कैरियर प्रोटीन्स है, और चैनल्स। ठीक है। अब चैनल्स में दो तरह के चैनल्स होते हैं, एक लीकी चैनल्स और गेटेड चैनल्स। लीकी चैनल्स का मतलब है आना जाना चलते रहेगा, आना और जाना, आना जाना, आना जाना, ये चलते रहेगा। जैसा कि हमारे सेल के अंदर, सेल के अंदर वाटर होता है, वो वाटर बाहर आता है, कभी अंदर चले जाता है, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, ये चलते रहता है। ठीक है, आहिस्ता के आहिस्ता प्रेशर से। ऐसा नहीं कि अब पूरा पानी बाहर आ गया, वाटर जो सेल के अंदर है, सेल के बाहर का जो वाटर है पूरा एक साथ अंदर आ गया, नहीं, आहिस्ता थोड़ा 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 कर, फिर वही वाटर फिर अंदर भी आ सकता है। तो ये लीक चैनल्स कहेंगे, लीक करने वाले चैनल्स, यानी पाइप में। जैसा कि अब कई गार्डर्स होते हैं, वो पाइप को क्या करते हैं, थोड़े छोटे सुराख डाल के छोड़ देते हैं और पानी उसमें से कंटिन्यूअसली जाते रहता है, कंटिन्यूअसली पानी जाते रहता है, ताकि थोड़ा थोड़ा पानी पूरे गार्डन तक पहुंच जाए। ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, लीकी चैनल्स, ताकि पानी एकदम प्रेशर से ना जाए, थोड़ा थोड़ा जाने से क्या है, उसको ग्रैप्स ग्रैप्स कर सकते हैं। हाँ, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं प्लांट्स, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एकदम अगर हम पानी डाल के रख देंगे तो रूट्स डैमेज हो जाएंगे, पानी नरम हो जाएगा, प्लांट्स क्या होंगे, डिकम्पोज होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है। अब है गेटेड चैनल्स। गेटेड चैनल्स थोड़ी देर खुलते हैं फिर बंद हो जाते हैं, थोड़ी देर खुलते हैं फिर बंद हो जाते हैं, थोड़ी देर खुलते हैं फिर बंद हो जाते हैं। तो ये एकदम, मतलब जैसा कि अब घर घर से आने, घर के एंट्रेंस से पहले एक गेट है, बड़ा गेट है, बड़ा गेट कब खुलेगा भाई, बहुत सारे लोग अब जाएंगे तो बड़ा गेट खोल के जाएंगे, या फिर कोई कार आ रही है, गाड़ी आ रही है, तो हम बड़ा गेट खोलेंगे, या कोई बाइक अंदर रखना चाह रहे हैं तो बड़ा गेट खोलेंगे। तो इसी तरह हमारी सेल गेटेड चैनल, जब जरूरत है जब खुलेगी फिर बंद हो जाएगी। अब वहां से क्या क्या चीजें जाएंगे तो हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे मतलब इन एडवांस क्लास। अब कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स आम भाषा में हम उसको शुगर्स भी कह सकते हैं। Carbohydrates, roughly 3% of the weight of the cell membrane. The carbohydrates in the cell membrane are components of complex molecules such as polyglycans, glycoproteins, and glycolipids. The carbohydrates proteins of the large molecules extend and beyond the outer surface of membrane, forming a layer known as glycocalyx. The glycocalyx has a variety of important functions, including the following. तो बहरहाल इतना सब मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। ठीक है। तो सिंपल समझिए, कार्बोहाइड्रेट्स ये एनर्जी के लिए जरूरी है, सेल की एनर्जी के लिए जरूरी है। सेल की जो एनर्जी मिलती है वो दो चीजों से मिलते हैं,
एक है ऑक्सीजन और एक है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन मिलेंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस होंगी सेल के लिए। अब मैं बात कर रहा हूँ, ये बात करने का कि एनर्जी जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट्स मिलके एनर्जी दे रहे हैं मुझे बात करने के लिए। फिर मैं एनर्जी जब रिलीज होती है तो वहां पे वेस्ट सब्सटेंस भी रिलीज होती है, बहुत सारी चीजें जैसा कि क्रिएटिनिन है, यूरिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब चीजें छोटी छोटी मात्रा में निकलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को विथ हेल्प ऑफ लंग्स उसको एक्सेल किया जाता है, उसको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट सेल के फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वजह से शुगर के पेशेंट्स को शुगर, अब देखिए शुगर जो है सेल के अंदर होना चाहिए, वो ब्लड में है, शुगर यहाँ पे है। अब सेल को होना है शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो मिल रहा है लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलने की वजह से सेल की एनर्जी डाउन रहती है, सुस्त रहती है। ठीक है, एकदम वो सुस्त है, समझ में आया। तो इसी वजह से शुगर के पेशेंट्स को कमजोरी होती है, उनको उनको प्रॉब्लम्स होता है, पैरों में दर्द होता है, सब चीजें होती है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कि ऑर्गेनिक प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन्स और सेल के बारे में थोड़ा आउट आउट ऑफ जो है उसका स्ट्रक्चर है, ये सब चीजें थोड़ा जानने की कोशिश की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जाना हम लोगों ने, और चैनल्स और प्रोटीन्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस। तो ये चैप्टर में बस इतना ही। फिर कल के चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे हेमेटोलॉजी, ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।